मैं तो अपने अकेले घर से मिलने आया था, मुझे क्या पता था कि तू भी यही है। जी डैडी, मुझे मालूम हो गया था कि आपकी सजा खत्म होने वाली है। मैं भी लंदन से आपकी जुदाई की सजा खत्म करके आ गया हूँ। वो तुम्हारी बहन शिबाना जो है बेटा। जी मैं उसे आज तक नहीं मिला, उसे भी आपके आने की खबर नहीं। मुझे मालूम है बेटा, उसे तो तुम्हारी भी खबर नहीं है। बाप बेटे के जिंदा होते हुए भी अकेली है वो। अल्लाह भला करे ख्वाजा न्याज का, अच्छा आदमी है, बहू है वो, उसकी खुशी होगी अपने घर में। जी डैडी, आप आए आप। तो वही बात यहाँ खत्म हुई कि जब तक आदमी का अपना इंटरेस्ट ना हो कारोबार में, वो दिलचस्पी तो दिखा सकता है? कोई कारनामा सरंजाम नहीं दे सकता। अंकल मैं पहले भी आपकी बात समझ गया था और आज भी समझ गया। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि मैं अपना इंटरेस्ट कैसे शो कर सकता हूं। ओ बेटा, तुमने खाली खुली इंटरेस्ट तो दिखा दिया है, पर बिजनेस बिजनेस होता है, इसमें गुड़ डालना पड़ता है, तब जाके ये मीठा होता है। अब देखो ना भाई, मेरी फैक्ट्री की जमीन की कीमत हो गई तकरीबन 1 करोड़। अब उस पर लगी मशीनरी की कीमत होगी तकरीबन करोड़, और उसकी क्या कहते हैं गुडविल अलग है। अब ये सब जमा करो तो बेटा तुम ख्वाजा के दामाद हो, मेरे समधी के दामाद, इसलिए बता रहा हूं, वरना तुम समझते हो ना, ये बातें तो बिजनेस सीक्रेट होती हैं। बोलिए ना आप, वो क्यों क्या? तुम्हारे ख्याल में अगर ये फैक्ट्री मैं तुम्हें चलाने के लिए दे दूं तो तुम्हारे ससुर ख्वाजा साहब तुम्हारी जमानत दे सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे कोई रिश्तेदारी की वजह से नहीं है, आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि मैं आपकी फैक्ट्री से प्रॉफिट का अंबार लगा सकता हूं। मैं पिछले दिनों बाहर भी गया था। हमारी चीप लेबर की वजह से पूरी दुनिया में हमें कोई कंपीट नहीं कर सकता। और अंकल ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी फैक्ट्री में सिर्फ गियर बॉक्स ही बनाया जाए, और भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। खैर मैं चलता हूं, बाय। ठहरो भाई ठहरो, मेरी बात तो सुनो। यार जमानत की बात तो मैंने ऐसे ही मजाक में की थी, वरना मैं खुद सोच सकता हूँ, खुद समझ सकता हूँ, खुद फैसला कर सकता हूँ। पर यार फैसला करने के लिए मुझे 2-4 दिन दे दो। ठीक है, मैं ठीक 4 दिन बाद आऊंगा। आप मुझे अपना फैसला सुना दीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। शुगर कम इस्तेमाल कीजिए, मोटे हो रहे हैं। बाय। एक्सक्यूज मी, ये फोन में बार बार भूल जाता हूँ। यार ऐसे बच्चा कहता तो ठीक है।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वैसे आपने इस दफा कुछ ज्यादा दिन ही लगा दिए। अच्छा ये बताएं, अम्मी कैसी हैं? क्या? कब तक? 4 दिन तक? अच्छा जी। जी नहीं बाबा जी, हमारा कोई ऑर्डर रेडी नहीं है। नहीं, लेबर का कोई मसला नहीं। मैं तो 50 आदमियों को बगैर काम की तनख्वाह देता हूं। आपने कहा था ना। जी हाँ। हाँ जी, खौफ खुदा की बात है। मैं इंतजार करूंगा, बल्कि हम सभी इंतजार कर रहे हैं। जी अच्छा जी, खुदा हाफिज़। जी रियाज भाई, हाँ मेरी बात हुई है बिया बाजी के साथ। अच्छा, तुम्हारी भी बात हुई है? मेरी भी बात हुई है अभी। चले फिर तो ठीक है। आप अभी क्या ऑफिस में ही हैं? अरे भाई, बड़ा ना कोई आसान बात नहीं है। चले यहाँ पे बात करते हैं। ओके बाय। मैं जानता हूं बेटा कि तुम अपने बाप के गुनाह या बेगुनाह होने के बारे में जानना चाहते हो। इतना अरसा जेल में रहने वाला मासूम तो नहीं हो सकता, लेकिन बेटा मैं बेगुनाह था। एक गलती या गुनाह का मैं इतराफ करना जरूरी समझता हूं बेटा। ये सजा जो मुझे मिली मेरी नीयत की मिली, जो मेरे दिल में थी। मैंने कोई गलत अमल नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया बेटा, कोई गुनाह नहीं किया। नीयत के हवाले से मैं मुल्जिम भी था और मुजरिम भी। तुम शायद नहीं जानते बेटा, या शायद थोड़ा बहुत जानते हो। मैं, ख्वाजा न्याज, शहाब और मंजूर, हम चारों दोस्त थे, मुशक्कत करते थे। मगर बेटा किस्मत ने रात को कड़ी दोपहर में तब्दील कर दिया। हम प्लेटफॉर्म पर ईंटें और आने जाने वाली लोहे की गाड़ियों से रिस्क छीना करते थे। डैडी, रिस्क छीनने से क्या मुराद? जितनी मुशक्कत के बाद हमें मजदूरी मिलती थी ना बेटा, उसे रिस्क छीनना ही कह सकते हो। हमारी कमरे दोरी हो गई थी बेटा, माल गाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनों से सामान ढोते ढोते। फिर एक हमारे दोस्त को एक बक्स मिला, लावारिस बक्स बेटा। उसमें लाखों रुपए और जेवरात थे। हमारे देखते ही देखते वो खुशहाल शख्स बन गया। उस दिन से बेटा हमने अल्लाह से दुआएं शुरू कर दी कि या अल्लाह, जिस तरह तुमने उसके दिन फेरे, हमारे दिन भी तब्दील कर दे। मैं रात रात पर बेटा दादा साहब बैठा रहता। फिर शायद मेरी दुआ कबूल हो गई थे। मगर बेटा किस्मत ने रात को कड़ी दोपहर में तब्दील कर दिया। हम प्लेटफॉर्म पर ईंटें और आने जाने वाली लोहे की गाड़ियों से रिस्क छीना करते थे। डैडी, रिस्क छीनने से क्या मुराद? जितनी मुशक्कत के बाद हमें मजदूरी मिलती थी ना बेटा, उसे रिस्क छीनना ही कह सकते हो। हमारी कमरे दोरी हो गई थी बेटा, माल गाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनों से सामान ढोते ढोते। फिर एक हमारे दोस्त को एक बक्स मिला, लावारिस बक्स बेटा। उसमें लाखों रुपए और जेवरात थे। हमारे देखते ही देखते वो खुशहाल शख्स बन गया। उस दिन से बेटा हमने अल्लाह से दुआएं शुरू कर दी कि या अल्लाह, जिस तरह देते थे। मगर बेटा
किस्मत ने रात को कड़ी दोपहर में तब्दील कर दिया। हम प्लेटफॉर्म पर ईंटें और आने जाने वाली लोहे की गाड़ियों से रिस्क छीना करते थे। डैडी, रिस्क छीनने से क्या मुराद? जितनी मुशक्कत के बाद हमें मजदूरी मिलती थी ना बेटा, उसे रिस्क छीनना ही कह सकते हो। हमारी कमरे दोरी हो गई थी बेटा, माल गाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनों से सामान ढोते ढोते। फिर एक हमारे दोस्त को एक बक्स मिला, लावारिस बक्स बेटा। उसमें लाखों रुपए और जेवरात थे। हमारे देखते ही देखते वो खुशहाल शख्स बन गया। उस दिन से बेटा हमने अल्लाह से दुआएं शुरू कर दी कि या अल्लाह, जिस तरह तुमने उसके दिन फेरे, हमारे दिन भी तब्दील कर दे। मैं रात रात पर बेटा दादा साहब बैठा रहता। फिर शायद मेरी दुआ कबूल हो गई। मुझे एक बहुत बड़ा बॉक्स मिला पैसेंजर ट्रेन में से। तुम्हारी मां जिंदा नहीं थी। फिर मैंने ख्वाजा नियाज को अपना हमराज बनाया। तुम और तुम्हारी बहन सो रहे थे। हमने वो बॉक्स खोला, लेकिन बेटा उसमें जेवरात और नोटों की बजाय एक लाश निकली। ख्वाजा नियाज तो डर के मारे चला गया। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया बेटा। प्लेटफॉर्म से मेरे घर तक खून की एक लकीर खींची हुई थी। फिर मुझे सजा हो गई बेटा, मेरी नीयत की सजा हुई मुझे। ख्वाजा नियाज जानता था कि मैं बेगुनाह हूं। उसने तुम्हारा और तुम्हारी बहन को पालने पोसने का जिम्मा ले लिया। ये जुर्म था मेरा बेटा। डैडी, ख्वाजा नियाज वाकई एक सच्चे दोस्त और बहुत ही अच्छे इंसान है। पता नहीं मेरी बहन किस हाल में होगी। हाँ बेटा, मैं मिलूंगा। अब तो मुझे मिल ही जाएंगे। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? ये 3 करोड़ के प्रोजेक्ट में हिस्सा डालने के लिए ये 3 लाख काफी होंगे? जी हाँ। ओके अंकल, ओके। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम जिंदा हो रहमत? और यहाँ कैसे? क्या हुआ शहाब? मैं सजा पूरी करके बाहर आया हूं, मफरूर नहीं हूं। और अभी तो मुझे ख्वाजा नियाज से मिलना है। शकील बेटा, मैंने कहा था मैं मीटिंग में हूँ। सॉरी अंकल, एक्चुअली मेरा मोबाइल पे गया था, इंपॉर्टेंट मैसेज आना था, वो आ भी गया। ख्याल रखा करो चीजों का, बड़ी कीमती हो। रहमत, जमाना बहुत बदला है। जमाना नहीं बदला, सिर्फ तुम बदले। मेरे लिए तो वही प्लेटफॉर्म का रंग, वही गाड़ी की चाल, वही इंजन की आवाज, सब कुछ वही है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के लिए आया था। मोहब्बत का तकाजा यही है रहमत के तुमसे ना मिलता। खैर मैं तो जा ही रहा हूं, लेकिन वो अभी तक ख्वाजा नियाज नहीं है। बेहतर है तुम वहां भी ना जाओ। तुम्हारी बेटी को तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। उसे ये जानकर बड़ा अफसोस होगा कि वो एक सजा याफ्ता की बेटी है। वो तुम्हारा मुझे अपना पता दे दो, मैं तुमसे खुद मिल लूंगा। शायद अब इसकी जरूरत नहीं है। ये रहमत हम सब के लिए ज़हमत न बन जाए कहीं। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मेरा नाम शकील है और मैं ख्वाजा नयाज साहब का दामाद हूँ। मेरा ख्याल आप उनसे मिलना चाहते हैं। कौन है आप? हाँ, कर्जदार हूँ बेटा उनका, कर्ज वापस करना चाहता हूँ। वो मिलेंगे कहाँ? वो तो इस वक्त शहर से बाहर हैं। आप दोस्त हैं उनके? पता नहीं बेटा, अब हूँ कि नहीं, कभी था। ओह, आई एम सॉरी, लगता है मैंने आपका दिल दुखाया। नहीं बेटा। आप अपना नंबर तो बताएं। हाँ, वो 325। What? 325। आगे आप अपना कार्ड दे देना। हाँ हाँ, कहा ठीक है, फिर सही किसी मुलाकात में बेटा। ख्वाजा नयाज अहमद, नंबर 325। मेरे कमरे में तावीज, लेकिन मुझसे किसी ने क्या लेना है? शुक्र है अम्मी भी यहाँ पर नहीं, पर न जाने कितने आमिल इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे। हेलो मंजूर, ख्वाजा साहब, और तुम कहाँ कहाँ सैरें करते फिर रहे हो? और तुझे क्या पता छुट्टी का क्या मजा है। और ये रेलवे स्टेशन तो नहीं है ना जहाँ एक दिन छुट्टी हुई तो घर का चूल्हा ही ना जले। और तुम्हें क्या पता पुरानी चीजों को ओवरऑल कर ले तो क्या अच्छा लगता है? ये ओवरऑल क्या होता है? वो एक अच्छा हाल होता है, एक बुरा हाल होता है, इन दोनों के दरमियान ओवरऑल होता है। और जो कुछ भी कर रहे हो ना, बस अब खत्म करो, वापस आओ यार। आ रहा हूँ, फिक्र न करो, आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चल। हेलो हेलो, बंद कर दिया। के बारे में मुझे बताती रहती थी और वापस आकर तो इसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें बताई और आज तुम्हारे से मुलाकात भी हो गई। आंटी, मेरे बारे में ज्यादा बात क्या होगी? लंदन में पढ़ता था, वहीं पे मुलाजमत कर रहा हूँ। शाज़े मेरी कॉलेज फेलो है, क्लास फेलो नहीं थी। अब तो ये तुम दोनों पे डिपेंड करता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या करना है, कहाँ जाना है। सबसे पहले मैं अपने डैडी को आपसे मिलवाना चाहता हूँ। Why not? क्यों नहीं? क्या करते हैं तुम्हारे डैडी? Is doing nothing at a moment. अच्छा, तो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। आप कह सकती हैं। क्या मतलब? आंटी, मेरे डैडी का कहना है अमल का सही होना भी ठीक है, इंसान की नीयत सही होनी चाहिए। मेरी नीयत ठीक है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे वाले साहब 15 बरस जेल में गुजार के आए हैं। अभी 10 दिन हुए रिहा हुए। जेल में? किस जुर्म में अंदर थे? कत्ल के इल्जाम में, किसी जुर्म में नहीं। कत्ल? आपकी खामोशी का मतलब मैं समझ गया हूँ। आपका खामोश रहना ही मुनासिब है। इसी खामोशी की वजह से मैंने शाज़े को ये बात नहीं बताई। रेहान, तुमने मुझे ये तो नहीं बताया कि तुम्हारे फादर के साथ ये सब कुछ हुआ है। शाज़े, अच्छे रिश्तों और अच्छी चीजों से महरूम होने में जितना ज्यादा वक्त लग जाए अच्छा है। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों को मायूस किया, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। क्या तुम जा रहे हो? मैं आपको सोचने का मौका देना चाहता हूँ। जब धमाका होता है तो इंसान कुछ देर के लिए अपने होश व आवाज खो जाता है। जब धुआं छट जाए तो मुझे बता देना। शाज़ी, बी पेशेंट।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बात कर रही हूँ। ओ मानास, तुम? जी सर, आपको इस वक्त डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बोलो बोलो। सर आपका प्रोग्राम देखा था, बस रहा नहीं गया। आपकी वो किताब मुझे संदल कर दो बहुत अच्छी थी। खास तौर पर उसका एक शेर, मसला हूं तो निगाहें न चुराओ मुझसे, बहुत अच्छा था। कैसी हो तुम? तुम्हारे हस्बैंड कैसे? 24 घंटे 2 और 2 4 करने वाले की बीवी जैसी हो सकती है, बस वैसी हूँ। खुश रहा करो महनाज, खुश रहने की कोशिश किया करो। खुश? मुझे तो लगता है कि ये लफ्ज़ ही पहली बार सुन रही हूँ। मुझे तो इसके माने ही भूल चुके हैं। खैर, आपको एक वादा याद दिलाना था आपका। वादा? कैसा वादा? सर, किसी से मिलवाने का वादा था। वो हाँ, किया तो था। सर, आपने ही तो सिखाया था कि वादे भूला और तोड़ा नहीं करते, बल्कि उससे सारी उम्र के लिए बन जाया करते हैं। हाँ, किसी मुनासिब वक्त पे जरूर मिलवाऊंगा। बल्कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम्हारी और उसकी मुलाकात हो, जरूर हो। बस उसी लम्हे की मुंतज़िर हूँ मैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। ये आपको दोबारा शौक कब से हो गया? अरे नहीं बाबा, अब तो नजरें भी काम नहीं करती। ये बराबर में नए हमसाए आए, वहां से एक लड़की आ जाती है काम सीखने के लिए। अकीला नाम है उसका। और हाँ शकील, मैंने तुम्हारे मेज पर कुछ कागजात देखे थे जिनसे पता चलता है कि तुम साबुन की फैक्ट्री बेच रहे हो। दुआ करें कि फैक्ट्री पिक्चर खुदा ना खास्ता नुकसान हो गया। एक बहुत बड़े फायदे के लिए छोटे से नुकसान की दुआ करनी चाहिए। तुम कुछ छुपाना चाहते हो तो अलग बात है, पर तुम्हारी ये गुफ्तगू मेरी समझ में नहीं आ रही। 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। मां, एक लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा पीछे आना पड़ता। आपने टीवी में देखा होगा कि शेर शिकार करने से पहले थोड़ा पीछे आता, फिर हमला करता। शिकार मासूम हिरन का है या जंगली भैंसे का? जंगली भैंसे का। जी और जी मैं आजाद कोशिश कर रहा हूं कि आप दोनों का तनाजा हो जाए। और ये झगड़ा फसाद ये कोई अच्छी बात नहीं होती। आप दोनों का तनाजा बड़ा जरूरी है। अच्छा चलो बेहतर, खुदा हाफिज। चाचा जी, ये आप किसका तनाजा कराने की कोशिश कर रहे थे? 2 बिजनेसमैन हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। वैसे जहां तक मुझे याद पड़ता है, तनाजा लड़ाई को नहीं कहते, और आई थिंक वो तो लड़ी कर रहे थे। बहुत अच्छे भाई। और मैं समझा तनाजा सुलह सफाई को कहते हैं। बहुत अच्छे। हेलो, अब तुम बोलो। डॉक्टर की दवाई की तरह जब तक तुम 2-2 घंटे के बाद टेलीफोन ना करो, तुम्हें आराम नहीं आता। अब मैं ठीक हूं, दफ्तर में मौजूद हूं। कमाल है भाई। अरे तुझे आज तक ये नहीं पता चला कि दोपहर को गोभी नहीं पकाते? चलो पकाओ, खाओ, जो मर्जी करो, पर अब फोन ना करना। खुदा हाफिज। बहुत अच्छे भाई।
शबाना, कभी बड़ों की बात भी मान लिया कर पुत्र। मैंने इसके अलावा आज तक और किया भी क्या है? शबाना प्लीज, अम्मी की बात का ये जवाब नहीं था। अम्मी आप फिक्र न करें, मैं फोन करता हूँ शॉप अंकल को। ये तेरा काम नहीं है पुत्र, वो गूंगी तो नहीं है। अम्मी अब पूरी बात तो सुन ले। क्या पूरी बात सुन लूं मैं? हैं? अस्पताल जाके मनाज का पता किया, उसका क्या हाल है? मैं कह के गई थी सना के घर फोन करके जेवर और कपड़ों का नाप ले लेना, मगर मेरा कहा तो तीर की तरह चुपता है तुम लोगों।